हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको याद होगा कि अभी जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था HPTGT के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर हमने आपके साथ जो क्रिया का विषय है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन उसी में आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, आज हम आपके साथ पटवारी वाले जो सेशन है उसमें क्रिया की ही एक छोटी सी आपको इंट्रोडक्शन देंगे, एक रिवाइज करवाएंगे विषय बहुत ही शॉर्ट में। और उसके बाद हमें आज केवल और केवल प्रश्न करने हैं, क्रिया से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। तो उससे आपको ये जो क्रिया वाला विषय है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और क्या है, देखिए कि आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया से संबंधित काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय में अभी आपको कृत प्रत्यय आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्रिया वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार अब हम क्रिया के प्रश्न कर लेते हैं। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए लेकर आएंगे, और उसके लिए अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपका लास्ट वाला, जो लास्ट सेशन में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण में एक तो आपकी कौन सी संधि थी? यण संधि, क्योंकि व पर फोकस था। अन्वेषण, और व कब बनता है? जब उ या उ की मात्रा के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ता है यण संधि में। तो इसलिए यहां पर आएगा आपका अनु जमा एषण, अन्वेषण, ठीक है ना। तो अनु जमा एषण आपका सही उत्तर आना था। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले ज़रा सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक बार रिवाइज करेंगे। मतलब पढ़ तो हम चुके हैं इसे पहले भी, लेकिन एक बार फटाफट छोटी सी रिवीजन, क्विक रिवीजन, और फिर प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्नों का भंडार लेकर आए हैं। चलिए, तो क्रिया और धातु। तो क्रिया सबसे पहले तो क्या होती है कि जो शब्द किसी भी चीज़ के किसी भी कार्य के करने या होने का परिचय दे, उसकी जानकारी दे कि क्रिया हो रही है या क्रिया की जा रही है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखना, बैठना, होना। जैसे मैं कहती हूँ कि आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के होने का परिचायक है ये। तो किसी भी क्रिया के होने या करने का जो परिचय दे, जिसके बारे में जानकारी दे, तो वो आपका क्रिया शब्द होता है, वर्ब जिसे कहा जाता है। और धातु क्या होती है? धातु होती है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप ऐसा रूप जिससे क्रिया बनती है। जैसे धातु में क्या क्या आता है आपका? खा, पी, रो, बैठ, सो। अब इन्हीं धातुओं से आपके बाकी सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि खा से खाना, खाओ, खाया, खाई, खाया। उसी प्रकार पी से पीना, पियो, पीजिए। मतलब उसमें प्रत्यय वगैरह लगाकर आगे क्रियाएं बनाई जाती हैं, लेकिन ये आपकी मूल धातु में है। तो धातु और क्रिया में आपको अंतर समझना है। दूसरी चीज, क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार से वर्गीकृत होती है। एक तो होता है आपका कर्म के आधार पे, दूसरा होता है आपका बनावट या रचना के आधार पे। तो सबसे पहले तो आता है कर्म के आधार पर, तो वो आपकी दो प्रकार से मुख्य क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब यहां पर आपका मुख्य क्या है? कर्म। अकर्मक मतलब कर्म के बिना, और सकर्मक मतलब कर्म के साथ, के बिना और कर्म के साथ। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि कर्म है क्या। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर है, लेकिन आज मैं फिर एक बार रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपको वाक्य हो, ठीक है ना, आपका समास हो, हर चीज़ में आपके काम आएगा। कारक हो, क्रिया हो, सभी में काम आएगा। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। तो क्रिया तो हम पढ़ ही चुके हैं कि किसी भी चीज़ के जो करने या होने का पता बताए। कर्ता कौन होता है? डूअर, जो काम को करे, काम को करने वाला व्यक्ति कहलाता है कर्ता। या ऐसी चीज या वस्तु जिसके बारे में वो वाक्य हो, वो होता है कर्ता। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। सबसे पहले, अब जैसे मैं कहती हूं मैंने आम खाया। अब मैंने, खाने का काम किसने किया है? मैंने, तो मैं हूं कर्ता। लेकिन मैंने क्या खाया? मैंने किस चीज को खाया? मैंने आम को खाया। तो आम जो है वो आपका है कर्म। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कर्म की पहचान कैसे होती है? को विभक्ति के द्वारा। को विभक्ति सामने भी हो सकती है, छिपी हुई भी हो सकती है। जैसे मैं कहती हूं मैंने पत्र लिखा। अब पत्र लिखा यानी कि मैंने पत्र को लिखा, तो वहां पे को विभक्ति छिपी हुई थी।
तो वो छिपी हुई चीज़ तो आपको ढूंढनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और उसी अभ्यास है तो आज इतने सारे प्रश्न लेकर आए हैं। तो यही है, आपको कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों की पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब जैसे अकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े, क्योंकि यहाँ पे कर्म तो है नहीं, ठीक है ना, ये आपका कर्म है, ये कर्म अभी अलग है, तो ये कौन सी है आपकी अकर्मक क्रिया, जहां पे आपका कर्म नहीं है, जहां पे क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे कि मैं कहती हूं भागना, वो बहुत तेज भाग रहा है, तो भागने का जो प्रभाव है वो सीधे सीधे उस धावक पर ही पड़ेगा, जो व्यक्ति भाग रहा है उसी पर पड़ेगा, भागने वाले व्यक्ति पर। तो यहां पर किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया आएगी। उसी प्रकार सोना, मैं सो गया, आज मैं बहुत जल्दी सो जाऊंगा, तो सोने का प्रभाव आप ही पर पड़ता है, किसी और पे नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कहते हैं देखना, मैं देख रहा हूं, तो अगर अब मैं कहती हूं कि मैं देख रही हूं, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप क्या देख रही हैं, आप किस चीज को देख रही हैं, किसी व्यक्ति को देख रही हैं, किसी मूवी को देख रही हैं, किसी वस्तु को देख रही हैं, किसी के भविष्य को देख रही हैं, किसी के चेहरे को देख रही हैं। तो जो देखना क्रिया है ये आपकी हमेशा और हमेशा सकर्मक ही आएगी। तो ये बात होती है कि आपको अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे करनी है। अकर्मक वो है जहां पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, और सकर्मक क्या होती है, जहां पे क्रिया का कार्य का फल कर्ता पर नहीं किसी दूसरी जगह पर पड़ता है, और वो दूसरी जगह होती है कर्म, कर्म पर पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने फल खाया, अब मैंने तो खाया है, लेकिन ये क्या चीज खाई गई है, फल पे उसका सबसे पहले प्रभाव पड़ा है, फल को खाया गया है, बेचारे की जान चली गई, फल को खाया गया है, तो वहां पे कर्म पर प्रभाव पड़ा है क्रिया का, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जांचनी है। और फिर वही कर्म पहचानने के लिए आपको को विभक्ति छांटनी है कि को विभक्ति वहां पर आ सकती है या नहीं आ सकती। अब संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, ठीक है ना। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए क्रिया 2 प्रकार की होती है बनावट के आधार पर भी, एक तो होती है सामान्य क्रिया और एक होती है आपकी यौगिक क्रिया। सामान्य क्रिया तो क्या हुई कि मैं सो चुका, मतलब मैंने खाना खाया, तो खाया मतलब सामान्य क्रिया है आपकी। यौगिक क्रिया क्या होती है, यौगिक मतलब जो 2 शब्दों को जोड़कर बने, और यहाँ पे यौगिक क्रिया मतलब कि जो 2-3 चीजों को जोड़कर बने। अब यौगिक क्रिया के ये 4 प्रकार हैं, ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार और ये चौथा प्रकार, ठीक है। तो जैसे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या है, जैसे कि सो गया, मैं उसे देखकर रो पड़ी, वो चला गया, तुम सो चुके। तो जहां पे 2-2 क्रियाएं इस प्रकार से साथ में प्रयुक्त हो, वो आपकी संयुक्त क्रिया होती है। फिर आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है, जहां पे आप काम स्वयं नहीं करते, किसी और को काम करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, अब मैं पढ़ी नहीं, मैंने बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा दी, मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो पढ़ाया, जितवाया, लिखवाया, मंगवाया, सजवाया, तो ये सारी की सारी आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, जहां पे आप कार्य स्वयं नहीं करते, किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देते हैं। फिर आती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जहां पर एक क्रिया के समाप्त होने के बाद, ठीक है ना, ये एक क्रिया पूर्ण हो गई, फिर दूसरी क्रिया, जैसे कि मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, यानी कि पहले खाना खाने का काम करके फिर सो जाऊंगा, फिर दूसरा काम करूंगा। उसी प्रकार मैं विद्यालय से आकर काम करूंगा, तो पहले विद्यालय से आएंगे, तो ये जो कर शब्द है ना, कि सोकर, जागकर पढ़ूंगा, कि मम्मी मैं तो अब जागकर पढ़ूंगी, तो जागने के बाद पढ़ूंगी, तो पहले जागूंगी, वो वाली क्रिया समाप्त हुई, उसके बाद दूसरा काम, तो वो होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और अंत में आती है आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वो होती है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर बनी हो। अब ये कैसी होती है, जैसे कि गर्म, गर्म क्या होता है, एक विशेषण शब्द, गरम खाना, गरम मौसम, गरम गरम गुलाब जामुन, ठीक है ना, तो वो तो हुआ गर्म विशेषण। लेकिन गर्म से कैसे क्रिया बनती है, गरमाना,
कि तुम तो छोटी छोटी बात पे गरमा जाते हो। तो जो शब्द आपकी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बन के अगर क्रिया बनी हो तो वो आपकी नाम धातु क्रिया में आती है। तो ये चीज़ अब आपको ये सारे प्रकार पता चल गए। और अंत में मैं आपको बता दूं, सामान्य क्रिया, यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सामान्य क्रिया क्या होती है? जैसे कि मैंने खाना खाया, मैं सोने गई, तुम यहां पर अपना नाम लिखवाओ। तो ये सारी आपकी सामान्य क्रिया, मतलब कि नॉर्मल। यौगिक क्रिया क्या होती है? जहां पे दो क्रियाओं के मिलने से बना हो, जिसमें कि आपके प्रकार आते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है ना। संयुक्त क्रिया इसी का प्रकार है। फिर आपका आ गया पूर्वकालिक क्रिया और आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। और लास्ट में आती है आपकी संयुक्त क्रिया, जहां पे दो क्रियाएं जुड़कर बनी हो या दो क्रियाएं साथ में प्रयुक्त हों। वो रो पड़ा, वो यहां से चल पड़ा, वो यहां से निकल चुका। तो ये सारे शब्द जहां पे दो तो इस प्रकार से क्रियाएं, वहां पे आपकी संयुक्त क्रिया। तो ये केवल और केवल आपकी थ्योरी थी और यहीं तक आपको एक बार शॉर्ट में बताना था। अब केवल और केवल हम प्रश्न करेंगे। चलिए, तो प्रश्नों के लिए प्रारंभ हो जाइए। तुमने मुझे बहुत सताया है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया? अब आप कहेंगे मैम सताया है, तो यहां पर भी दो क्रियाएं हैं, ये है, था, इसे आप वो मत मानिए। आपको संयुक्त क्रिया तब देखनी है जब है के भी साथ दो क्रियाएं हो, कि सताया जा चुका है, मतलब वो चीज़, वो फिर आपकी संयुक्त क्रिया होती है। लेकिन तुमने मुझे बहुत सताया, यानी कि तुमने मुझको बहुत सताया है, तो यहाँ पे को विभक्ति आ गई ना, यानी कि सताया किसे जा रहा है? मुझको। तो जहाँ पे को विभक्ति आ जाए, कर्म है वहाँ पर, तो ये आपकी फिर सकर्मक क्रिया आएगी। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे जितने भी प्रश्न होंगे सबके उत्तर सबसे पहले आप देखेंगे, मतलब आप देंगे और फिर हमारा उत्तर देखेंगे। आगे देखिए, आज मैंने अत्यंत सुंदर दृश्य देखा। और मैंने आपको बताया जहां पर भी आ जाए देखा, यह आपकी सकर्मक क्रिया ही होती है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो देखते हैं ना, किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को, वस्तु को या व्यक्ति को। तो आज मैंने अत्यंत सुंदर दृश्य देखा, यानी कि सुंदर दृश्य को देखा, तो ये भी आपकी संयुक्त सकर्मक क्रिया आएगी। आगे देखिए, मैंने तुमसे प्रेम किया है। अब किया है, ये क्रिया है आपकी, किया, कि किसी काम को किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने प्रेम को किया। तो प्रेम जो है वो यहाँ पर आपका कर्म है, मैंने जो है वो आपका कर्ता है, और किया ये आपकी क्रिया है। तो मैंने तुमसे प्रेम किया, तो प्रेम ये आपका कर्म था, तो सकर्मक क्रिया अगेन। फिर देखिए, चोर पुलिस के झांसे में फंस गया। अब ये कौन सी क्रिया आएगी? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या संयुक्त? मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर तो मैं आपको जैसे एक एक प्रश्न के उत्तर बता रही हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पहले स्वयं से सही उत्तर छांटने का प्रयास करेंगे। तो चोर पुलिस के झांसे में फंस गया। अब पुलिस के झांसे में फंस गया, अब यहाँ पर कहीं भी आप को विभक्ति लगा सकते हैं क्या? हाँ, कि चोर को पुलिस के झांसे में फंस गया, ऐसा नहीं। हाँ, अगर यह होता कि चोर को पुलिस ने अपने झांसे में फंसा लिया, तब तो होती सकर्मक क्रिया, लेकिन चोर पुलिस के झांसे में फंस गया, ये आपकी अकर्मक क्रिया होगी। तो ध्यान दीजिएगा हर छोटी छोटी चीज़ पर। फिर कोयल खुले आकाश में उड़ रही है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? उड़ना, लेकिन किसको उड़ रही है? ये तो कोई उत्तर नहीं हो सकता ना, तो उड़ना ये आपकी अकर्मक क्रिया ही रहेगी। आगे देखिए, रमेश जीत के लिए बहुत ही तेजी से भागा। अब अगर कोई व्यक्ति भागा है, ठीक है ना, तो ये आपकी हमेशा अकर्मक क्रिया ही होगी। हाँ, अगर यहाँ पे भागा की जगह होता भगाया, तो हम कहते ना कि मैंने बहुत तेजी से भगाया। अब फिर पूछेंगे कि किसको भगाया? अपनी कार को भगाया, किसी व्यक्ति को भगाया, किसको भगाया? तो भगाया सकर्मक है, लेकिन भागा, भागा आपकी अकर्मक क्रिया है। तो याद रखिएगा ये चीज, भागा अकर्मक, भगाया सकर्मक। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन। आगे देखिए, उसने मुझे अंततः भुला ही दिया है। उसने मुझे अंततः भुला ही दिया है, तो यहाँ पे भुलाना क्रिया है, उसने करता है,
क्योंकि भुलाने का काम किसने किया है? उसने। लेकिन किसको भुलाया है? मुझे। मुझे अर्थात मुझको, मुझे अर्थात मुझको भुलाया है। तो इसका प्रभाव सबसे पहले मुझे पर पड़ा है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया होगी। आगे देखिए, उसने काम पूरा करके ही चैन लिया। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, उसने काम पूरा करके, यानी काम को पहले पूरा किया फिर चैन लिया, तो एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया, तो ये आएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया में। तो ऐसे आप समझेंगे कि सही क्रिया कौन सी है, और वो आपको जितने ज़्यादा प्रश्न करेंगे उतना आपको क्लैरिटी होती रहेगी। आगे देखिए, मेरी सहेली तो बहुत शर्माती है। अब यहाँ पे शर्माने की क्रिया हो रही है, लेकिन इसकी मूल धातु क्या है? शर्म। और शर्म क्या है? आपका एक भाववाचक संज्ञा शब्द, पता है ना? ये शर्म, शर्म आपका एक इमोशन है, भाववाचक संज्ञा है। तो जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर बनी हो, वो तो आपकी किस में आएगी? नाम धातु क्रिया में। तो ये होती है आपकी शर्माना, गरमाना, अपनाना, बतियाना, ये सारी की सारी आपकी नाम धातु क्रिया में आएंगी। आगे देखिए, अंततः वो वहां से भाग गया। फिर वही, अगर कोई भागा है, ठीक है ना, तो ये आपकी फिर किसमें? अच्छा, लेकिन भाग गया, अब यहाँ पे आपकी कोई अकर्मक सकर्मक तो पूछी नहीं गई है, विकल्प भी ध्यान से देखिएगा। तो सामान्य क्रिया है, संयुक्त है, तो यहाँ पे संयुक्त आएगा कि वहां से भाग गया। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, भारत ने सभी देशों को शांति संदेश भिजवाया। भिजवाया मतलब भेजा नहीं, भिजवाया। तो स्वयं कार्य ना करके किसी और से काम करवाया है, तो इसलिए ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया में आएगी। तो इस प्रकार से आप इन सारी क्रियाओं को पहचानते हैं। मैंने सभी प्रकार की क्रियाओं का यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हैं, जिससे आप प्रश्नों को पढ़कर ही कम से कम क्रियाओं को समझ सकें। तो सभी देशों को शांति संदेश भिजवाया, तो ये आपकी प्रेरणार्थक हुई। आगे देखिए, तुम सबसे बहुत बतियाते हो, तो बतियाना क्रिया है, बातें करना, लेकिन बतियाना शब्द किससे बना है? बात धातु से, बात शब्द से। और बात क्या है? आपका एक संज्ञा शब्द, तो ये भी आपकी क्या हो गई? नाम धातु क्रिया। बिल्कुल, बतियाना, शर्माना, गरमाना, अपनाना, छुड़वाना। खैर, छुड़वाना तो शायद से वो नहीं होगा क्योंकि वो क्रिया से बना है। आगे देखिए, गाय बछड़े को दूध पिला रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त, एक कर्मक, द्विकर्मक या यौगिक। तो देखिए, अब ये आपका एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें गाय बछड़े को दूध पिला रही है, ये आपकी द्विकर्मक आएगी। अब ये द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जिनको नहीं पता वो जान लें। यहां पर क्या होता है? यहां पर आपके दो कर्म होते हैं। एक तो आपका होता है मुख्य कर्म, और एक होता है आपका गौण कर्म। गौण मतलब सेकेंडरी, जो अप्रधान हो। मुख्य कर्म होता है आपका निर्जीव, और गौण कर्म होता है आपका सजीव, यानी कोई व्यक्ति या पशु। मुख्य कर्म में आपका कर्म कारक होता है, और गौण कर्म में आपका संप्रदान कारक होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी द्विकर्मक क्रिया की विशेषताएं हैं। अब गाय बछड़े को दूध पिला रही है, अब यहाँ पे क्रिया क्या है? पिलाना। किस चीज को पिलाया जा रहा है? दूध को पिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे दूध जो है वो आपका मुख्य कर्म है कि दूध पिलाया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? अब जैसे है कि बछड़े को पिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे बछड़ा जो है वो आपका गौण कर्म है। और यहाँ पे क्या है कि बछड़े को या के लिए, बछड़े के लिए दूध पिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे को का अर्थ था के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, ठीक है ना, जिसके लिए क्रिया की जाए। तो पिलाने का काम किसके लिए हो रहा है? बछड़े के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका द्विकर्मक क्रिया। आगे देखिए, उमा नौकर से सब्जी मंगवाती है, खुद नहीं मांगती, मंगवाती है। तो ये फिर वही हुआ कि जहां पे आप काम स्वयं ना करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया आती है। तो यहां पर भी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया ही आएगी। आगे देखिए, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? अब जैसे है कि वह चतुर निकला, सकर्मक। उसने आम खाया, सकर्मक। मोर नाचता है, अकर्मक। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक। तो देखिए, मोर नाचता है, नाचना, नाचने का इफेक्ट मोर पे ही पड़ रहा है और किसी पर नहीं, तो यह कर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही। उसने आम खाया, यानी आम को खाया, तो यह सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही। आम जो है वो आपका कर्म है यहाँ पर। फिर वह कॉलेज से आकर सो गया,
तो पहले आने का काम हुआ है, फिर सोने का काम हुआ है, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, बिल्कुल सही। लेकिन वह चतुर निकला, अब यहाँ पे आप को विभक्ति कहीं पर भी नहीं लगा सकते, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया नहीं आएगी, ये आपकी अकर्मक क्रिया थी कि वह चतुर निकला। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन, जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं अकर्मक क्रिया आएगी। आगे देखिए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी 3 वाक्यों में कर्मक क्रिया है, एक में नहीं है। बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, फिर वही सोने का प्रभाव बच्चे पर ही पड़ता है, कर्ता पर, और वैसे भी यहाँ पे आप को विभक्ति नहीं लगा सकते, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, ठीक है ना, तो ये भी वही है कि सुस्ताने का काम, सुस्ताना मतलब सोना, रेस्ट करना, तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया है। जो 2 छात्र बात करते हुए जोर से हंस दिए, अब यहाँ पर भी आप को विभक्ति नहीं लगा सकते, तो हंसना भी आपकी अकर्मक क्रिया ही हुई। लेकिन बालक पतंग उड़ा रहा है, यानी बालक पतंग को उड़ा रहा है, तो यहाँ पर आपका पतंग जो है वो कर्म है, ठीक है ना, पतंग आपका कर्म है, तो ये आपकी अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया थी। तो करेक्ट ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन। फिर संयुक्त क्रिया का सही उदाहरण क्या है? संयुक्त क्रिया कौन सी थी? जहां पे 2 क्रियाएं साथ में प्रयुक्त होती हैं। अब जैसे कि पुस्तक मेज पर पड़ी है, अब मैंने बताया था ना, है, थी, होगा, ये सब नहीं आप देखेंगे, दूसरी चीज देखेंगे। तो पुस्तक मेज पर पड़ी है, तो पड़े रहना, मतलब ये आपकी सिंगल क्रिया है, सामान्य क्रिया। वह मेरी बात सुनकर रो पड़ी, अब रो पड़ना, ये आपकी संयुक्त क्रिया है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बी ऑप्शन। फिर पेड़ की वह शाखा झुकी है, तो झुकने का काम, ये भी आपकी सामान्य क्रिया है। और उसने कल अपने बेटे का नाम बदलवाया, तो ये भी आपकी संयुक्त क्रिया ही है, या फिर आप कह सकते हैं आपकी प्रेरणार्थक। फिर कल हम सब साथ में सिनेमा देख रहे थे, अब यहाँ पर जो रेखांकित है उसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, सहायक या पूर्वकालिक? अब देख रहे थे, तो किस चीज को देख रहे थे? तो ये आपकी अकर्मक तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो, यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं, तो पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं है। और अब देख रहे थे, लेकिन रहे थे जो है क्या होता है? सहायक क्रिया है ये बेसिकली, क्योंकि अब यहाँ पे रहे थे की जगह अगर मैं कहूँ देख रहे हैं कि कल से हम सभी साथ में सिनेमा देख रहे हैं या होंगे, तो ये जो सहायक क्रिया होता है ना, ये काल की पहचान के लिए होती है, काल की पहचान के लिए, कि वो वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है, तो ये आपकी सहायक क्रिया होगी, रहे थे। आगे देखिए, उसने बच्चों को खाना खिलाया और फिर चली गई, वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ठीक है ना, खिलाया, फिर, गई, चली गई। अब जो चली गई है वो तो आपकी संयुक्त क्रिया है, गई का ऐसा कुछ नहीं है, फिर जो है, ठीक है ना, ये तो आपका ऐसा कोई क्रिया नहीं है। लेकिन खिलाया, खाया नहीं, खिलाया, यानी कि किसी और को खाने की प्रेरणा दी, मतलब बच्चे को खिलाया, स्वयं नहीं खाया, बच्चे को खिलाया, ठीक है ना, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया आएगी ए ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। आगे देखिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, प्रश्न को घुमा दिया है, आराम से देखिएगा, कर्म पर नहीं पड़ रहा, यानी कि कर्म कारक नहीं है, कर्ता पे पड़ता है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। जहां पे कर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया होगी। और आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं कि कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या 5? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे, और मुझे पूरी आशा है कि आज क्रिया के जो हमने इतने सारे प्रश्न किए, 20 प्रश्न, उससे आपको क्रिया का विषय काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। बाकी आगे आप कौन से विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, वो आप सजेशन हमें लिख सकते हैं। वैसे तो संधि, समास, उपसर्ग, अलंकार, छंद, सारे जो मेन टॉपिक हम कर चुके हैं, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम दोबारा भी करवा सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर, जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।